अलैकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज जो है वो हम अब चैप्टर नंबर 8 का जो है लेक्चर नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ जो है इसकी लेक्चर की नहीं देखी हुई तो वो आप जो है वो सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ पे प्लेलिस्ट का जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ये आपके जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो लेक्चर जो है मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो वो वहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने सी का जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करूँगी और इसके साथ हम इसके एग्जाम्पल भी जो है वो कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब देखिए स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, आपको स्ट्रक्चर से समझ आ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है खाका, यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो खाका होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसे आप बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसने कहा है जो स्ट्रक्चर होता है ना सी प्रोग्राम का वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचकदार। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सी में जो है वो हम इजीली जो है वो अगर हमने मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो हम सी में जो है वो आसानी से जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हमने से थर्ड जो पॉइंट था इसमें ये बात की जा रही है कि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। ये पावरफुल लैंग्वेज से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। और इसलिए इसकी जो एक तो स्मॉल भी थी, सिंपल भी थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसे इस्तेमाल करते थे। और दूसरा इसमें ये था कि इसमें हम मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते थे। अब जो है वो हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के जो कितने पैटर्न्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो हमने फॉलो करना होता है, कितने पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग सी की जो प्रोग्राम को लिखने की ना। तो इसके जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट आता है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और आपको नीचे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या चीज़ है, ये हम जो है वो नेक्स्ट जो है स्लाइड में जो मैं आपको डिस्कस करूँगी। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, ये जो आपको जहाँ पे स्टेटमेंट नज़र आएगी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जहाँ पे वाइट मेन नज़र आएगी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारा जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। जो थर्ड है वो है प्रोग्राम की बॉडी। और जहाँ पे आप लोग कर्ली ब्रेसेस देखें और उसके अंदर स्टेटमेंट देखें और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज होता हुआ देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है वो हमारा प्रोग्राम की बॉडी है। हम देखें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। अब प्री प्रोसेसर, प्री से क्या मतलब होता है? प्री से नॉट पहले, प्रोसेसर करना, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना, यानी पहले ही हमने अपनी जो है वो डायरेक्शन दे देनी होती है। अब हम इसको जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं पॉइंट वाइज। Preprocessor directive is an instructions given to the compiler before the execution of actual program। उन्होंने कहा कि प्री प्रोसेसर क्या है, वो पहले ही हमें जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देती है। वो किसे इंस्ट्रक्शन देती है? वो कंपाइलर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसको चलाने से पहले ही ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब हमने किसी भी फाइल को लिंक करना होता था तो हम लिंकर का यूज़ करते थे। अगर हमने अपनी जो है ऑब्जेक्ट है उसे हमने मेमोरी में लोड करवाना था तो हम लोडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करनी हो। थर्ड पार्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सी कंपाइलर। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये सी जो कंपाइलर का ही जो है वो पार्ट होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमेशा जो है वो हैश सिंबल से जो है वो स्टार्ट होता है। जो मैंने आपको पीछे हमने बात की है उसमें भी देखें कि स्टार्ट वो कहाँ से हो रहा है, हैश सिंबल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दिस सेमी कॉलम इज़ नॉट यूज एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो सेमी कॉलम है वो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट पे नहीं लगाना। हमने ये बात की थी कि हम जो है वो सेमी कॉलम जो है वो हमने हर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट की एंड पे जो है वो इस्तेमाल करना है सी में। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब हमने लिखना है तब हमने सेमी कॉलम का यूज़ नहीं करना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल इन प्रोग्राम।
हमने बात की थी पीछे कि प्री प्रोसेसर क्या देता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है। अब वो क्या इंस्ट्रक्शन देता था कंपाइलर को, प्री प्रोसेसिव जो है वो इंस्ट्रक्शन देता था कि आपने हेडर फाइल प्रोग्राम को इंक्लूड लाजमी करना है सी में आपने हेडर फाइल को जो अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड करना है। हेडर फाइल क्या होती है ये हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ हेडर फाइल। हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी, जब हमने लिंकर की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है तो उसके साथ हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल को जो है वो लिंक करवाना होता है, ठीक है। अब वो हमने तब भी वहाँ पे बात की थी जब हमने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ स्कैन एफ का जो फंक्शन जो है कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है, हमने लाइब्रेरी फ़ाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना होता है। और ये जो लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं ये हमें जो सी लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप की थी उन्होंने पहले ही से जो है वो हमें बना के दे दी थी प्रोग्रामर की आसानी के लिए, ताकि हमें ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े। हम सिंपली लाइब्रेरी फ़ाइल में जाएँ और उसको जो है वो अपने हैश इंक्लूड में प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी में जो है वो इंक्लूड कर दें। तो इसलिए जो है वो उन्होंने जो है इसका जो है हमारे लिए आसानी के लिए जो है उन्होंने ये किया था। तो इसमें भी देखिए हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये जो हेडर फाइल होते हैं वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे आर मैनी हेडर फाइल दैट यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। कहते हैं बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं और इन्हें हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम कॉलिंग एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। उसने कहा है कि जब भी आपने किसी फंक्शंस को कॉल करवानी है, यानी आपने प्रिंट एफ करवाना है, स्कैन एफ करवाना है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल का इंक्लूड होना लाजमी है। जब आपका हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं। देखें कि हमारे पास सिंटैक्स आ गया है। सिंटैक्स में देखें कि हेडर हैश इंक्लूड और जो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, इसमें आपने कोई भी जो आपके मतलब की है या जो आप फंक्शन परफॉर्म करनी है उसके रिलेटेड आप लोगों ने जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करवा देनी है। अब हैश इंक्लूड जो है ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। stdio.aja एक हेडर फाइल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैश इंक्लूड क्या है तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और अगर आपसे पूछा जाए कि stdio.h क्या है तो ये आपके पास हेडर फाइल है। अब stdio का जो फुल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, ठीक है। इंक्लूड आ जाता है हमारे पास मैथ की हेडर फाइल है, उसके बाद कॉन्यो डॉट एच है, इसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके बाद रहता है हमारे पास तो दूसरा पॉइंट है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। पहले हमने बात की थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो दूसरा पॉइंट है वो है मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज़ अ प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट। इसने कहा है कि जो मेन फंक्शन है ये वो एरिया होती है, ये वो जगह होती है जहाँ से हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है। यानी जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हमने बात की थी वहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता था। हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम जो हमने रन करना ये स्टार्ट होना शुरू होता है वो सी वाइड मेन से जो है वो स्टार्ट होना शुरू होता है। When the program is executed, the control enters the main function and start the execution of statement। उसने कहा कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो कंट्रोल होता है वो एंटर होता है मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसे क्या करता है, एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम की बॉडी क्या है। A statement in C language is an instruction for the computer to perform a task। कहते हैं जो instructions होती हैं, जो statement जो हमने लिखी होती हैं C लैंग्वेज में, वो हमने किस लिए लिखी होती है कि हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि आपने ये टास्क जो है परफॉर्म करना है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंप्यूटर को जो है वो मशीन लैंग्वेज जो है वो समझ आती है, तो इसलिए हमने उसे कोई भी अगर उसे काम परफॉर्म करवाना है तो उससे पहले हमने उसे स्टेटमेंट देनी है और जो हमारी मशीन लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये देखें कि ये जब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है उसके आगे जो है आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स को जो है वो क्लोज करना है। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। उसने कहा कि जो कंप्यूटर है जो परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस को वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। यहाँ पे 10 इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, 2 इंस्ट्रक्शन हो सकती है, 3 इंस्ट्रक्शन होती है, और उसने वन बाय वन जो है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है और एक सीक्वेंस के साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है। जो जैसे हमने लिखी होती है ना वैसे ही उसने सीक्वेंस के साथ जो इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है।
ईच स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। उसने कहा कि हर स्टेटमेंट के बाद जो है वो आपने सेमीकोलन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आपके पास सिंटैक्स एरर जो है वो अकर होता है। अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.8, ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो मेन है, ये हमारा मेन फंक्शन है। और ये जो कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कर्ली ब्रेसिस से, और ये क्लोज हो रहा है, ये हमारी बॉडी है। और प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है जिसके लास्ट पे सेमी कॉलम लगा हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट यूज़ किया है, हम इससे ज़्यादा भी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो आपने ना कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना। अगर हम जो है stdio.h जो है वो यूज़ नहीं करते तो क्या हमें आउटपुट मिलेगी, ये आपने मुझे बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब प्रोग्रामिंग के लिए। अब की जो बुक में उसमें टर्बो C++ की बात की है, ये बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है, इसे तो मुझे लगता है कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। तो फिर इसमें इसके बाद डेव C++ आया, उसको भी लोग यूज़ करते हैं। अब उसके बाद एक बहुत अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर है, विजुअल कोड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, और बहुत बहुत बेहतर है इन सबसे। डेव C++ भी बहुत अच्छा, लेकिन टर्बो को तो हम कोई इस्तेमाल नहीं करता। अब आप लोगों के पास, अब आप लोग जो है वो बी सेकेंड ईयर में हैं, तो आप लोगों के पास जो है मोस्टली स्टूडेंट के पास जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह नहीं होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, या होंगे जिनके पास, तो उनके पास जो है वो इतनी स्पेस नहीं होगी कि मतलब वो किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, या आपको इंस्टॉल करना नहीं आता। तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करें, आप लोगों सिंपल जो है वो गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है सी ऑनलाइन कंपाइलर। जब आप लोग सी ऑनलाइन कंपाइलर लिखेंगे तो आपने इस वेबसाइट को जो है वो ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ये आप लोगों के पास क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारा जो है वो मेन फंक्शन है। इसके बाद हमने जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ड की, और इसके बाद जो है वो हमने अपनी बॉडी को क्लोज कर दिया। तो इसको जब हमने रन किया तो इसने हमें आउटपुट जो दिया है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो आउटपुट दिया है। और अगर हम इसमें जो कोई भी मिस्टेक कर देते, लाइक हम सेमीकोलन वगैरह ना यूज़ करते, तो ये आउटपुट हमें नहीं मिलनी थी। तो इससे जो है वो इसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और जो है वो आज का ये लेक्चर यही था। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोग सिंपल जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्दर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू।